नमो बुदाय। जय भीम जय भारत। प्रवर्तन वो टीम बता है। इटली। प्रवर्तन टीम इटली हमेशा ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ रहे हैं गेल ओमिट, जो एक अमेरिका की लेडी थी। उन्होंने भारत में आकर हमारे बाबा साहब और संता महापुरुषों पर रिसर्च की और काफी समा उन्होंने रिसर्च करते करते और भारत में ही, महाराष्ट्र में ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। तो आज हमारे साथ जो मुख्य मेहमान है वो हैं जगेश जी मुंबई से। और उन्हों उन्होंने जो गेल ओमट थी, उन्होंने संघर्ष को अच्छी तरह समझा है, जाना है और देखा है। सो ज्यादा समा ना लेता हुआ मैं जगेश जी आप जी का प्रवर्तन टीम इटली से स्वागत करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। सो सत्कारजोग साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साथी जुगेश जी हैं हन वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा के ऊपर चलते हैं। और जुगेश जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है, जो जी, गेल ओविट अमेरिका से एक लेडीज आई, वो किस सन में आई, क्या मकसद था उनका भारत में आने का? आप सभी को पूरा एक बार नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम जागेश सोमकुंवर है। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। जी जी। और यहाँ मुंबई में एक कंपनी में जो नेशनल ऑयल कंपनी है उसमें मैं जनरल मैनेजर हूँ। बट बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और साथ में सोशली कॉलेज के जमाने से बोलिए या बचपन से बोलिए, हम लोग इस मूवमेंट में है। मेरा नेटिव जो है नागपुर है, जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली थी। तो बचपन से ही ये सब मूवमेंट हम लोग देखते आ रहे हैं। और जो महापुरुष है जिसमें महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर संत कबीर जी है, और ऑफकोर्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। और उनके जीवन उनके जीवन के ऊपर हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। और एक बात आपको विशेष कर एक बता दूं कि एल आर बाली साहब जो पंजाब से है, उनकी जी भीम पत्रिका थी ना। वो जी। भीम पत्रिका, जब मैं, मेरे ख्याल से मुझे याद है, छठवीं या सातवीं में था मैं, तब से भीम पत्रिका का मैं रेगुलर सब्सक्राइबर था। तो वहां से जालंधर से वो मेरे घर में आती थी। वो पढ़ पढ़ के हम लोग यार, और कांशीराम जी का बहुजन नायक, वो भी हमने बचपन से पढ़ा है। तो वो ऐसा है, ऐसे वातावरण से हम लोग निकले हैं। तो सोशली जो बाबा साहब का मूवमेंट है, उसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उनके जो सिद्धांत है, उनके जो प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो ये शॉर्ट में मेरा ब्रीफ हो गया है। अ, मैं फिलहाल अभी मुंबई में हूँ, जैसे मैंने प्राची को बताया था कि। और अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो राजू कामले जी है और बाकी जो लोग हैं, उन लोगों ने जो खड़ा किया। पाजी है अपने, सहाय साहब जो यूएस में है, अमेरिका में, और बहुत सारे और भी हमारे साथी हैं। उनके जी साथ जी। में बहुत सालों से मैं जुड़ा हूँ। और अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन की जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंसेस हुई है, चाहे वो जापान में हुई है, चाहे लंदन में हुई है, चाहे मलेशिया में भी लास्ट ईयर हुई है, तो वहाँ पे भी हमने शरीक किया है। तो और राजू कामले जी के साथ में मैंने पर्सनली काम किया है, नागपुर में, मुंबई में। जी जी। तो मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। कामले साहब को तो आप लोग शायद जानते होंगे। तो ये बिल्कुल जस्ट बिल्कुल। ब्रीफ में थोड़ा, हाँ जी, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। क्योंकि कामरे जी जब भी नागपुर में आते थे, तो हम लोग साथ में उनको कॉलेजेस में जाके, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहाँ जाके बाबा साहब का राइटिंग स्पीचेस जो स्टूडेंट्स को बांटते थे और लाइब्रेरीज को बांटते थे, बहुत सारे ऐसे सोशल प्रोग्राम हम लोग करते आ रहे हैं। तो अभी पाजी, जो आपका जो मूल सवाल है वो ये है कि गेल ऑम्वेट जी के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ में थोड़ा सा बता दे। जैसे आपने जी कहा जी। कि वो कब आए भारत में, कौन से साल में आए, और ऐसा जी जी। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ शॉर्ट में। साथियों, एक बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात मैं कहूँगा है
कि जो विदेशी लोग हैं, जो गोरे लोग जी जिसको हम कहते हैं, विदेशी मूल के लोग, वो उन्होंने भारत में आकर वो बाबा साहब की जो मूवमेंट है उससे प्रभावित होकर, और यहाँ की जो संत परंपरा, संत कबीरदास जी से लेकर रैदास जी है, जय महात्मा फुले महाराष्ट्र में, और भी बहुत सारे हैं, अभी नारायण गुरु जी है, पेरियार जी है, और भी बहुत सारे हैं मतलब। तो उनके उनका उनका जो साहित्य है, उनकी जो कलम है, वो वहां तक पहुंची, और उनको एक उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, एक कुतूहल पैदा हुआ कि क्यूरियोसिटी जिसको हम कहते हैं, कि वो भारत में ऐसा क्या चीज है कि ये जो कास्टिज्म है, जो अनटचेबिलिटी है, मतलब इंसान होकर भी वो इंसान नहीं है, वो जी इनह्यूमैन, उनको साथ में ट्रीटमेंट होता है। जी तो जी इसके बारे में बहुत सारे जो वर्ल्ड के उस समय डी बाबा साहब के जमाने में डी अमेरिका के डी बॉय साहब थे, और ऐसे बहुत सारे लोग थे। मार्टिन लूथर किंग साहब थे, और भी तो अमेरिका में जो अश्वेत लोगों का जो मूवमेंट चला रहे थे, तो ये होने के बाद में बाबा साहब भी है यहाँ पे, वही मूवमेंट चला रहे थे यहाँ पे इंडिया में, कि जो जो छुआछूत है, जो जाति भेद है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके अगेंस्ट में वो बाबा साहब का सारा मूवमेंट था, कि सभी को न्याय मिले, सभी को समता का वातावरण हो, सभी भाईचारे से रहो। एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसको आपने गांव के बाहर रखा, उनको कोई अधिकार नहीं दी, जो मूल मानवाधिकार, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, उसको भी आपने उनको नहीं दिया। तो बाबा साहब का स्ट्रगल उसके लिए था, एक ह्यूमन डिग्निटी के लिए बाबा साहब का स्ट्रगल, आत्म जी जो सम्मान होता है इंसान का। तो इसमें अमेरिका से एक गेल सबसे पहले नाम आता है एलिना जूलियट मैडम। एलिना जूलियट मैडम जो है, जी वो सबसे पहले उन्होंने इंडिया में आके इसके बारे में रिसर्च की, बाबा साहब का जो मूवमेंट के बारे में। और वो वहाँ पे बर्कले यूनिवर्सिटी जो है उसमें जो है वो वहाँ पे पढ़ाती थी, टीचर भी थी वो, प्रोफेसर थी मतलब। जी तो वहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते इंडिया का जो ये दलित मूवमेंट है उसके बारे में उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, और जी वो फिर यहाँ के उन्होंने रिसर्च किया। वसंत मून साहब, आपको एक बहुत ही जी आदर के साथ एक नाम मैं लेना चाहता हूँ, वसंत मून साहब। जी जी वसंत मून साहब जो थे, वो तो काफी बड़े ऊंचे ओहदे पे थे, फिर भी उन्होंने बाबा साहब के जो मूवमेंट के लिए अपना जीवन समर्पित किया, पर्टिकुलरली जो बाबा साहब का जो अनपब्लिश्ड जो साहित्य है, जो जी राइटिंग्स, और बाबा साहब के जो स्पीचेस है, जी तो वो पब्लिश करने के लिए उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी जो है वो दांव पे लगा दी, वसंत मोहन साहब। वसंत मोहन साहब बेसिकली नागपुर के थे, उनके घर में जा चुका हूँ, काफी बड़ी अच्छी लाइब्रेरी की है, मतलब उस समय भी थी वहाँ पे उनकी लाइब्रेरी, अभी भी होगी ऑफकोर्स, काफी साल हो गए। तो वहाँ पे लाइब्रेरी में बाबा साहब का बहुत सारा साहित्य, उनके ओरिजिनल लेटर्स, फोटोग्राफ, ये सब मैं खुद देख चुका हूँ। तो एलिनार मैडम जब इंडिया में आए, तो उनको लगा कि भाई ऐसा कौन शख्स है जो बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में, उनके जो ओरिजिनल जो राइटिंग है, स्पीचेस है, उसके बारे में कौन बताए। तो वो उन्होंने आके यहाँ रिसर्च किया, और फिर वो वापस चले। उसके बाद में क्या हुआ कि ये गेल ऑम्बर्ट जो है मैडम जो है, उस समय इनका जन्म तो 1942 हुआ, 2 अगस्त 1941। 41 यानी काफी अभी काफी साल हो गए। तो वो जब उनका जब वो स्टूडेंट थी कॉलेज में वहाँ पे बर्कले में, तो वो ये जो एलिनर मैडम जो थी, वो वहाँ पे उनको पढ़ाती थी, वो टीचर थे। सर और ये मैडम जो एक बार सर एक बार जो मैडम थी जो टीचर थी उनका नाम बताएं क्या था। उनका नाम है सर एलिनार जेलियन। एलिनार जेलियन। एली एलिनार, नार हाँ जेलियन। जेलियन। हाँ जेलियन, ZELLIOT। ठीक है सर। तो ये मैडम जो थी बेसिकली, ये पहले अश्वेत महिला थी, महिला मैं बोलूँ, जो जी थी अमेरिकन जो थी, वो पहले भारत में आकर उन्होंने काफी स्टडी किया बाबा साहब को, और बहुत सारे बुक्स भी लिखे हुए। और फिर जी वो जी वहाँ पे वहाँ पर ये गंगाधर पांटावरे सर है, एक आपने नाम सुना होगा शायद, महाराष्ट्र के जी काफी अच्छे बड़े साहित्यकार है, बहुत सारी बुक्स लिखे हैं उन्होंने। तो पांतावने सर के एक बार घर जब औरंगाबाद महाराष्ट्र में मैं गया था, तो पांतावने सर ने
वो इनके बारे में मुझे बताया था कि जो गेल सॉरी अपनी जो इंजीनियर मैडम है उनके घर में आती थी, बहुत दिन वहाँ रहती थी, लेकिन उनके पास में बहुत सारी किताबें थी बाबा साहब का राइटिंग स्पीचेस, और बहुत सारे साहित्य उनके पास में था, डिफरेंट लैंग्वेजेस का, पर्टिकुलरली मराठी, हिंदी, इंग्लिश। तो उन्होंने काफी उनके घर में रह के रिसर्च किया, और भी जगह गई, वो रिसर्च हुआ। तो वो तो पुरानी बात होगी। बाकी उसके बाद में जब आज ये विषय जो है गेल ऑम्बेट मैडम का, जी तो जी तो मैडम जो है वो वहां से उनसे प्रेरणा लेकर, क्योंकि एलिनार मैडम ने उनको कहा कि तुम वहां पे जाके इंडिया में ये विषय जो है दलितों का जो विषय है, जो जेंडर बायस है या कास्ट बेसर है, डिस्क्रिमिनेशन है या लेबर्स है ना, उसके बारे में जाके आप स्टडी कर सकते हो। तो 1963 में मैडम यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया में आई। कौन? जी गेल ऑम्बेट मैडम, गेल ऑम्बेट। और यहाँ पे वो कैसे आई? 1963। 63 में, 63, ठीक है जी। 63 में। और यहाँ आकर उन्होंने क्या किया, फुल ब्राइट एक स्कॉलरशिप होती थी, जो अभी भी है। तो ये अमेरिका की स्कॉलरशिप है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, जहाँ पे ये थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड के जो बच्चे हैं, कल्चरल एक्सचेंज के तहत, जो एजुकेशनल जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उसके जी तहत ये बच्चे डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, और जी वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, और वहाँ की जो भी वहाँ का साहित्य बोलेंगे, वहाँ का और भी चीजें बोलेंगे, वो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो अमेरिकन गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है। जी तो फुल ब्राइट इसका नाम है, फुल स्कॉलरशिप। तो ये गेल मैडम का सिलेक्शन हो गया फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में, तो वो फिर वो इंडिया में आई। जी और यहाँ पे उन्होंने इंडिया में आके उन्होंने फिर अपना रिसर्च किया, यहाँ पे पढ़ाई किया, यहाँ का वातावरण देखा, फिर वो वापस वहाँ चली गई। यहाँ पे लंदन, यूएसए में। यूएसए में जाकर फिर वो अगेन, वो 70 के दशक में, 1970 में फिर वो इंडिया में आई। और इंडिया में आके वो फिर इंडिया की हो गई, इस तरह से हो गई। फिर वो वापस गई नहीं गई, ऐसा जी हुआ। वो इंडिया में आकर उन्होंने जो, जब उनका फर्स्ट 1963 में जब आई थी वो एक आध साल के लिए, तब उन्होंने पूरा यहाँ का कंडीशन देख ली कि यहाँ पे दलितों की क्या दयनीय स्थिति है। तो पर जो दलित, बाबा साहब ने तो शायद यूज नहीं किया ये वर्ड, बट आजकल प्रचलन में चलता है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस में भी दलित एक एजेंडा रहता है, एक पॉइंट रहता है। अभी काफी यूएन का मीटिंग भी अटेंड कर चुका हूँ, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में, देन बाकी अदर कंट्रीज में भी। तो मुझे थोड़ा आइडिया है इसके बारे में। तो वो यहाँ पे बेसिकली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। और यहाँ जी की महिलाओं की स्थिति, यहाँ पर वर्कर्स की स्थिति, यहाँ पे जो खेतीहर मजदूर है उनकी स्थिति, उसके बारे में फिर मैडम ने सोचा कि नहीं, मेरा जन्म जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि मैं इन लोगों के साथ में रहूं, और इन लोगों के जो प्रश्न है उसके बारे में मैं अपना जीवन जो है वो समर्पित करूं। तो वाह। प्रश्न प्रश्न आपका ये था कि 1963 में आई, फिर बाद में 70 में आकर उन्होंने यहाँ पे फिर रिसर्च किया, और फिर बाद में पीएचडी वगैरह किया, वो मैं आपको बताना चाहूँ। तो ये बेसिक जो आपका प्रश्न है पहला, इसका जवाब तो मेरे ख्याल से हो गया है। नेक्स्ट। तो कालिक साथियों, बड़ी सोचने की बात है कि जो भारत में बहुत सारे हमारे लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम कि बाबा साहब और अनेका महापुरुषों की बदौलत हम जहां पर पहुंचे हैं, इस स्थिति में आए हैं। सोचने की बात यह है, एक बाहर से एक अमेरिकन लेडी आती है, जब वो भारत की स्थिति को देखती है कि दलित लोगों के साथ कितना वितकरा होता है, और उनके साथ ही रहने लग जाती है। उन्होंने उन्होंने ये कमिटमेंट कर लिया कि मेरा जन्म जो हुआ है इसीलिए हुआ है कि मैं इनके साथ रहूं और इनके साथ संघर्ष में काम करूं, और उन्होंने किया। सो जो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि सर ने बताया कि लाहौरिया बाली को जानते हैं, मैं जहां पर ये भी कहना चाहता हूं कि धन्यवाद देना चाहता हूं सुखदेव सहाय जी, जो अमेरिका में हैं ना। उन्होंने मेरी बातचीत जो सर से इंट्रोडक्शन कराई थी, तब मैंने गेल ओमट बारे,
बात सर से की तो सर ने बोला कि हम जरूर एक बार प्रोग्राम करेंगे। सो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। सो अगला सवाल जो मेरा है सर जी, वो है कि जैसे कि हमारे महापुरुष सतगुरु नामदेव, गुरु रविदास, गुरु कबीर हुए हैं, उन्हों उन्होंने उनका उनकी जो क्रांति थी, उनको ब्राह्मण ने उनका ब्राह्मणीकरण किया, मान लो कि करामातों में जोड़ दिया। जो उनका संघर्ष था वो था कि ऊंच नीच भेदभाव के लिए। और गेल ओमट जी ने जो रिसर्च की है इन महापुरुषों पर, वो आपने तो पढ़ा होगा, आपने तो देखा होगा, वो कैसे रिसर्च किया और वो क्या लिखती हैं? जी जी, बहुत सही सवाल पूछा आपने। एक्चुअली शुरू में जब गेल मैडम जब इंडिया में आई, जी तो महाराष्ट्र में जो कराड़ करके, जो सांगली के बगल में एक वो गांव है, गांव यानी शहर ही बोलेंगे, कराड़ तो काफी बड़ी जगह है। तो वहां पे एक विलेज है कासे गांव। कासे गांव जी में वो जब यहाँ पे उनका फिर फाइनल जो डेस्टिनेशन जो कासे गांव हो गया, वहाँ पे डॉक्टर ये थे अपने क्या नाम था उनका, पाटनकर, डॉक्टर भारत पाटनकर। वो मेडिकल स्टूडेंट थे, मुंबई में पढ़ते थे। बाकी वो भी, उनके पेरेंट्स जो थे पाटनकर जी के, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन में उस समय जुड़े थे और महात्मा गांधी के आंदोलन में जुड़े थे। तो उनको वो बेटे थे, तो वो भी सोशल मूवमेंट में जुड़े थे। श्रमिकों के जो लेबरर्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो दलित है, या जो ऐसे पिछड़े लोग हैं, उनके उनके बारे में उनको लगा कि ये, मुझे भी, मैं भला ही डॉक्टर हूँ, तो मैं, मुझे काम करना। बाद में फिर क्या हुआ कि गेल मैडम और उनकी उनकी जो मदर थी, ये अपने पाटनकर सर की, डॉक्टर भारत पाटनकर जी, तो उनकी मुलाकात हुई। तो जी। सबसे पहले गेल मैडम की मुलाकात उनकी मम्मी से हुई, उनसे नहीं हुई। उनकी उनसे मम्मी से मुलाकात हुई, तो उनकी मम्मी को लगा कि ये लड़की इतनी डेडिकेटेड है। उस समय तो हार्डली कितना 22-23 साल की रही होगी, बहुत सुंदर थी। मैं फोटोग्राफ आप नेट पे भी देख सकते हैं। मैडम जी वॉज जी वेरी गुड, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी। और बिल्कुल। उनकी आंखों में जो ममता थी, जो करुणा थी, उनके मन में जो एक भावना थी कि ये जो लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी मैं सेवा करूँ, मानना पड़ेगा। मैं तो सैल्यूट करता हूँ उनको कि इतना बड़ा डेडिकेशन। मतलब एक अमेरिका जैसे, अभी मिनियापोलिस करके एक जगह है जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है, इतने बड़े रिच खानदान से है वो, फिर भी वो कांसे गांव के वहाँ पे झोपड़पट्टी में, वहाँ पे मतलब छोटे से घर में, और घर भी आप देखेंगे नेट पे मिलेगा आपको, देखने से छोटा सा घर। तो फिर पाटनकर के साथ साथ, क्योंकि दोनों साथ में थे, जी डॉक्टर पाटनकर और मैडम, इनका दोनों का साथ में ये था कि नहीं, हम लोग दोनों मिलके हम लोग ये मूवमेंट को आगे बढ़ाए, कि अधिकारों के, इनके न्याय के लिए हम लोग लड़े। फिर बाद में उनकी परिचय हुआ और उनकी फिर शादी हुई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में चलें, है ना। तो ये हुआ, तो मैडम ने फिर बाद में रिसर्च किया, बहुत सारे बुक्स लिखे होते थे, कितने सारे बुक्स थे, मैं कुछ कुछ नाम बताऊंगा आपको बाद में। तो जी उनसे, उनको सबसे पहले जो उनका रिसर्च था वो था महात्मा ज्योतिराव फुले जी है, उनका जो जी। सत्य शोधक जो मूवमेंट है उसके बारे में बेसिकली। और उसके थ्रू फिर बाद में भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने प्रवास किया। वो पंजाब गए, वो यूपी में गए, उड़ीसा में गए, वेस्ट बंगाल में, एमपी में, राजस्थान में, हर जगह वो गए। और वहाँ के जो महापुरुष थे उनके बारे में भी उन्होंने काफी पढ़ाई की। जैसे संत जी रविदास जी है, संत अपने कबीरदास जी है, या और भी जो यहाँ के संत तुकाराम है, जो महाराष्ट्र में, जैसे संत चोखामणा है। संत तुकाराम जी का तो जो मराठी का जो उनका है अभंग है, उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ, इज लाइक दैट। तो ये जो भी संत परंपरा है भारत की, अ, उसके बारे में गेल मैडम ने बहुत रिसर्च किया, उनके ऊपर बुक्स लिखी और लोगों में अवेयरनेस भी फैला। ये बहुत बड़ा एक महान कार्य जो है वो गेल मैडम ने। तो बहुत बहुत थैंक यू सर जी। और सर जी, ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने उन्होंने एक जो कमेंटमेंट किया, वो कमेंटमेंट इस करके नहीं किया, वो जहाँ पर पिकनिक करनी आई थी। मैं साथियों को ये बताना, हमारे जो विदेशों में बहुत सारे साथी हैं, इंडियन लोग हैं,
जो बाहर की लड़कियों से शादी तो कर लेते हैं मगर संघर्ष की बात नहीं करते। जो जिन महापुरुषों की बदौलत हम जहां पर पहुंचे हैं, पे टू बैक सोसाइटी की बात कभी नहीं करते। सो वो तो छोड़ो, जो हमारा समाज है, जिनको मालूम भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे वो मसीहा हैं जिन्होंने इतना काम किया है कि उन्होंने अपने 4 बच्चे गवा लिए और अनेका ये दुख सहकर हम इस पोजीशन में पहुंचे हैं। सो हमारे जो लोग हैं उनको पढ़ने का इतना शौक नहीं है। उन्होंने तो, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें आज तक, जैसे आपने नाम लिया कि लाहौरिया बाली जी का, पंजाब में उन्होंने एक किताब लिखा है जीवन और मिशन बाबा साहब के ऊपर, जन्म से लेकर उनके परिनिर्वाण तक सारी कहानी लिखी हुई है। लोगों ने तो वो भी नहीं पढ़ी। जब हम उस किताब को पढ़ते हैं, जब इंसान पढ़ता है तो आंखों में अथरू गिरने लग जाते हैं। इतनी दुखों तकलीफों से बाबा साहब आगे जे कारवा लेकर आए। सो आपकी बातों से ये भी समझने को मिलता है कि पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च की है। उन्होंने जो क्लियर, जो ब्राह्मणवाद ने जो घुसपैठ की थी उनको क्लियर किया है। सो अगला जो सवाल है सर जी, कि भगवान बुद्ध पर भी उन्होंने काम किया, रिसर्च की। जी, भगवान बुद्ध के बारे में, मूवमेंट के बारे में, और वहां से जो चली आ रही जो भारतीय नॉन ब्राह्मण मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं, तो उनका मेन जो कॉन्सेप्ट था वो नॉन ब्राह्मण, जैसे सत्यशोधक समाज जो था महात्मा फुले जी का, वो यही था बेसिकली कि नॉन ब्राह्मण। सत्य समाज के जो संस्थापक है महात्मा ज्योतिराव फुले, आप सबको पता ही है। तो जी जी। महात्मा ज्योतिराव फुले जो है वो बेसिकली माली समाज के थे। माली समाज बोलते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। गार्डनर जिसको बोलते हैं, या जो फूल पौधे, बाकी वो हाँ जी, रिवर पंजाब में क्राउड। उसको, हाँ, पंजाब में सर जी सैनी सैनी बरादरी बोलते हैं हम। सैनी पे आते, तो माली उससे थे वगैरह। वो। हाँ, तो वो आजकल ओबीसी में आता है, तो वो नॉन ब्राह्मण ओबीसी। मूवमेंट के, हाँ, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का जो सूत्रपात जो जिन्होंने किया भारत में, वो महात्मा ज्योतिराव फुले कह सकते हैं हम लोग, लॉन्ग बैक में। है जी ना? जी वो तो भगवान अभी महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने है, इन्होंने भी साहित्य का उस समय काफी अध्ययन किया। जो महाराष्ट्र की जो जी संत परंपरा है, संत तुकाराम है, संत चोखामेड़ा है, संत ज्ञानेश्वर बोलेंगे, और भी बाकी जो संत है ना, जनाबाई वगैरह, तो उनका उनका उस साहित्य उन्होंने काफी पढ़ा है, पर्टिकुलरली संत तुकाराम। क्योंकि संत तुकाराम ऐसे विद्रोही संत थे जिन्होंने ये जाति भेद, जो छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन है, या जो अंधविश्वास है, इसके अगेंस्ट में बहुत लिखा हुआ। तो गेल ऑम्बेट मैडम ने क्या किया कि इनका ट्रांसलेशन किया। अभी आपका जो प्रश्न है ये है कि बुद्धिज्म के ऊपर गेल ऑम्बेट का डेफिनेटली उनका कार्य है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च इस पे किया है, और उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे बुद्धिज्म के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नाम बताता हूँ, बाबा साहब के ऊपर उन्होंने लिखी है अम्बेडकर टुवर्ड्स एन इनलाइटन इंडिया। ये पेंगुइन प्रकाशन है, 2005 में उन्होंने किया है। सिकिंग बेगमपुरा, ये भी उनकी हाँ किताब है। द सोशल विजन ऑफ एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल्स, ये नवयान प्रकाशन ने उसको पब्लिश किया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग कास्ट फ्रॉम बुद्धा टू अंबेडकर एंड बियॉन्ड, अब देखिए भगवान बुद्ध का नाम आया। जी जी। अंडरस्टैंडिंग कास्ट, कास्ट को समझने वाली जो बात है वो कब से, फ्रॉम बुद्धा टू अंबेडकर। तो डेफिनेटली, हाँ तो भगवान बुद्ध से लेकर बाबा साहब के जब तो बाबा साहब थे तब तक, और उसके बाद में भी, बाबा साहब के जाने के बाद भी, ये जो जाति को समझना ये बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध जी सबसे बड़े विद्रोही थे, ये आप सबको पता है, क्योंकि उन्होंने अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, मतलब ब्राह्मणवाद जिसको हम कहते हैं, ब्राह्मणवाद, जहाँ पे ऊंच नीच, छुआछूत और ये सारे जो चीजें हैं, उससे परे उन्होंने एक संदेश दिया तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने, जो आज हम सभी मानते हैं। और बाबा साहब के पहले गुरु वही थे। तो ये उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ है मैडम ने। और एक किताब है जो आपको एक बताना चाहता था,
ग्रोविंग अप अनटचेबल्स करके एक बुक है जो अमेजन में आपको मिलेगी। वो एक बार आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितना डीप उन्होंने स्टडी किया है इंडियन जो यहाँ की सोसाइटी है, जहाँ पे काफी जड़ तक वो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला जो मामला है, तो जाति भेद वाला, है ना, तो ये कैसे घुसा हुआ है। और एक उनकी एक किताब है जो बुद्धिज्म इन इंडिया ऐसा लिखा हुआ है। अभी देखिए, ये 2003 में उन्होंने लिखा, जी जी सेज जी। इंडिया प्रकाशन है, चैलेंजिंग ब्राह्मणिज्म एंड कास्ट। अब आप देखिए, वाह वाह, है ना। क्या बात। तो ये गेल मैडम का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो तथागत भगवान बुद्ध का जो संदेश है, उनका आइडियोलॉजी है, उनके सिद्धांत, उनके प्रिंसिपल, उनका संदेश मानवता के लिए आपको ये फैलाने का कार्य। और बाबा साहब को और उनके साहित्य को एलिना जेलेट मैडम ने ग्लोबल एक पैनोरामा में उसको लेके गए, डेफिनेटली यूएस में और बाकी कंट्रीज में। साथ में गेल मैडम ने भी अपनी जो रिसर्च के थ्रू ये ये मूवमेंट है, जो साहित्य है बाबा साहब का, उसको भी उन्होंने एक ग्लोबली उसको जो उसको लेके गए हैं। तो इनका बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन योगदान है, है। बहुत हम्म। बड़ा योगदान है, आपको नहीं बोलना चाहिए। एक एक लेडी, अमेरिकन लेडी है, इतने अच्छे घर की लेडी है, हाईली एजुकेटेड लेडी, इंडिया में आकर अपना पूरा जीवन यहाँ लगा देती है। ये क्या जोक की तो बात नहीं है। हम तो अभी बोलने की बात नहीं है, क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते। तो एंजना मैडम के लिए भी, और खासकर एंजना मैडम तो खैर अमेरिका चली गई, उन्होंने रिसर्च किया, बुक्स लिखी बाबा साहब के बारे में, सब कुछ किया उन्होंने। बट शी वॉज द फर्स्ट लेडी, वी शुड रिस्पेक्ट हर ऑल्सो। बट ये मैडम का तो अलग है, ये तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे बुक्स लिखा, रिसर्च किया, सब कुछ किया। बाकी शी लिव दैट लाइफ एक्चुअली विद द विद द पीपल। छोटे से गांव में, कासेगांव करके भारत में, सांगली कराची साथ में गांव है। उनकी बेटी भी है जो यूएस में है अभी, प्राची नाम है उनका। जी जी तो जी। ये सब है। हाँ जी, ये सब है। तो हमको सही में जो बीइंग अम्बेडकर बुद्धिस्ट, हमको बड़ा गर्व होना चाहिए लेडीज के ऊपर कि जिन्होंने यहाँ पे आके बाबा साहब और उनके मूवमेंट को, बुद्ध को, ज्योतिराव फुले को, और बाकी जो मूवमेंट है, जो इसको एक ग्लोबल अरीना में लेके गई है लोगों को। जी जी जी। बाद में फिर धीरे धीरे बाकी लोग भी आए, उन्होंने फिर आगे बढ़ाया, फिर मूवमेंट आगे बढ़ते रहा, वो बात अलग है। हाँ जी। तो बहुत बहुत थैंक यू सर जी आपका। सो सत्कारयोग साथियों, कितनी बड़ी जानकारी जगेश सर जी ने दी है हमें। और हमारे लिए कितनी मान वाली बात है जी कि जो सतगुरु नामदेव, गुरु रविदास के ऊपर उन्होंने किताब लिखी जो बेगमपुरे की बात करते हैं। वो बेगमपुरा नहीं जो हमें बताया जाता है कि कहीं है वो कहीं और जगह। इस धरती की वो बात करते हैं जहाँ किसी को गम ना हो, जहाँ किसी को रोक ना हो, टोक ना हो, जहाँ को ऊंचा ना हो, नीचा ना हो। बहुत क्लियर कर उन्होंने लिखा। और बाबा साहब का जो साहित्य है उसको पूरी दुनिया में इंग्लिश में किताबें लिखकर पूरी दुनिया में लेकर गई। सत्कार जो साथियों, मैं पंजाब के लोगों को ये अपील करता हूं, ये कहना कह रहा हूं कि ऐसी जो लेडी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, लिखना कोई सौखी बात नहीं होता। लिखन कलम जब उठती है ना, बहुत सारा इंसान के दिमाग में एक तूफान चलता है महापुरुषों के संघर्ष का। लिखना बहुत औखा है। मैं कहता हूं कि मैं एक खेती का काम करता हूं, बहुत सख्त काम है। जो भी कोई काम करता है, जैसा भी करता है, वो कोई भी काम सौखा नहीं होता। मगर कलम चकनी बहुत औखी है, क्योंकि कलम जेड़ी है ना, वो न्याय करती है। जो कलम न्याय नहीं करती है, वो समझ लो कि वो किसी की गुलाम है। सो गेल ओम्बिट को सलूट है। अगली बार हम एक फिर प्रोग्राम लेकर आएंगे। जैसे गेल ओमिट, उन्होंने भारत की धरती पर महाराष्ट्र में काम किया दबे कुचलों लोगों के लिए। ऐसे ही इंग्लैंड से एक महापुरुष आए थे जिनका नाम था संघरक्षा जी। अगली बार सर के साथ उनके बारे में प्रोग्राम करेंगे। सो सर जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुदाय। जय भीम। जय
भारत। जय गुरुदेव जी। नव बताया जय भीम आप सबको। मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए पाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बलविंदर साहब। थैंक यू सो हाँ, मच। और नेक्स्ट टाइम एक नए विषय के साथ, नई शख्सियत के साथ, जिन्होंने बुद्धिज्म में, बाबा साहब के मूवमेंट में या सोशल मूवमेंट में जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, वो उसके बारे में हम लोग जानें। थैंक यू सो थैंक मच। यू। नमो उदय। जय भीम।